सुपर प्राइम टाइम में इसी के साथ ही इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुज्तबा ने ली है पिता के बदले की शपथ। मुज्तबा ने लिखित संदेश जारी किया है। शहादत का बदला चाहता है ईरान, पिता का बदला लिया जाएगा। मुज्तबा ने कहा खामेनेई का प्रतिशोध ईरान लेकर रहेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शांति और संहार के बीच की लकीर को अमेरिका भी पार कर चुका है और ईरान भी उसके सामने से लगातार अब हटने को नहीं तैयार है। ऐसे में अरब में सिर्फ और सिर्फ विध्वंस के समीकरण बनते दिख रहे हैं। अब ताकत के दम पर ट्रंप मुज्तबा खामेनेई को झुकाना चाहते हैं, हॉर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने तय कर लिया है कि आखिरी सांस तक वो लड़ेगा, जीत कर ही रहेगा। ये सिर्फ ईरान का जोशीला ख्वाब नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐसा प्लान है जिसने अभी तक अमेरिका और इजराइल को हॉर्मुज़ में घुसने नहीं दिया है। अब ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हॉर्मुज़ फिर से सुलगने को तैयार है, क्योंकि कुछ घंटों में अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो रही है, जिसके बाद हॉर्मुज़ में बारूदी संहार का नया दौर आरंभ हो सकता है। उसने दो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। जवाब में ईरान ने तटीय इलाकों पर मिसाइल लॉन्चर लगा दिए हैं। अमेरिका के 19 युद्धपोत ओमान की खाड़ी के पास पहुंच गए हैं। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज़ को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका फाइटर जेट से एयर ड्रिल कर रहा है। ईरान ने ड्रोन ब्रिगेड को सीक्रेट अड्डों पर तैनात कर दिया है। अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर नजर रख रहा है। ईरान ने तेल ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। अमेरिका ने शर्त रखी है ईरान जहाजों पर हमले ना करे। दूसरी शर्त है जहाजों पर किए गए हमले के लिए मुज्तबा माफी मांगे। तीसरी शर्त है कि ईरान हॉर्मुज़ को हर देश के लिए तुरंत खोले। अरब में तबाही का विस्तार कभी भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की मुज्तबा को दी गई डेडलाइन जल्द खत्म होने वाली है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में पहुंच गया है, जो ईरान के तट से 250 किलोमीटर दूर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन से आगे 100 किलोमीटर दूर अरब सागर में वो पहुंच गया है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश की ईरान के तट से दूरी 300 किलोमीटर रह जाती है। दोनों ने मिलकर एक ट्रायंगल तैयार कर लिया है, जिससे ईरान के द्वीप और हॉर्मुज़ स्ट्रेट रणनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब अमेरिका ईरान पर कभी भी डबल प्रहार कर सकता है। अगर दोनों पर तैनात हथियारों की बात की जाए तो दोनों के मिलाकर 150 से ज्यादा फाइटर जेट हैं। इनके अलावा 12 यूनिट EA-18G ग्लोलर की है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए है, रडार जैमिंग में काम आता है। 11 यूनिट E-2D हॉक आई की है, जो एयरबॉर्न ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। 21 MH-60 हेलीकॉप्टर हैं, जो सरफेस अटैक और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए है। सी स्पैरो सिस्टम की 7 यूनिट है, जो मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और फेलिक्स CIWS 20mm गन की 8 यूनिट है, जो मिसाइल विमान पर अटैक कर सकता है। क्या अमेरिका निर्णायक युद्ध की तैयारी में है? क्या अमेरिका सिर्फ डराने के लिए हमले करेगा? क्या अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन कराएगा? क्या अमेरिका अरब देशों पर हमले रुकवाएगा? या अमेरिका हॉर्मुज़ खोलने के लिए हमले करेगा? अमेरिका की तैनाती और आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि वो आधी रात हमला कर सकता है। टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट ईरान के सैन्य ठिकाने हैं। दूसरा टारगेट ईरान के परमाणु संयंत्र हैं, जहां संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। तीसरे नंबर पर ईरान के आइलैंड हैं, जहां ईरान ने खुफिया मिसाइल ठिकाने बनाए हुए हैं। चौथा टारगेट ईरान के बंदरगाह हैं, जहां से तेल सप्लाई होता है, और 5वें टारगेट पर ईरान के ऑयल स्टोरेज हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर ईरानी खतरा मंडरा रहा है। इजराइल और अमेरिकी रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को निर्देश दिया है कि अगर उनकी या किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या होती है तो ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया जाए। माना जा रहा है कि इस आदेश के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का भय है, और वो भय मुज्तबा के कोड 1979 से उपजा हुआ है। क्या है मुज्तबा का ये कोड, और क्या वाकई ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। हमने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया, उनकी हत्या हुई तो ईरान पर जोरदार बमबारी की जाए, इतने बम गिराए जाएं जितने पहले ईरान पर कभी नहीं बरसे। उन्होंने ऐलान किया कि 1000 अमेरिकी मिसाइलें तैयार हैं। इन मिसाइलों के टारगेट पर ईरान है। ईरान पर बमबारी लगातार 1 साल तक जारी रहेगी।
माना जा रहा है कि अगर ईरान ने ट्रंप की हत्या की कोशिश भी की तो अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ मदर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी MOAB का इस्तेमाल कर सकती है। इस बम का वजन करीब 10,000 किलोग्राम है और इस बम में 8,500 किलो विस्फोटक सामग्री होती है और इसके धमाके से 11 टन TNT के बराबर दबाव पैदा होता है। माना जा रहा है कि अमेरिका इन बमों को IRGC से जुड़े प्रमुख ठिकानों पर गिराएगा। इसकी वजह है MOAB की विध्वंसक ताकत। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जहां गिरेगा उसके 300 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना किसी इमारत का नामो निशान बचेगा, ना कोई पेड़ और ना ही घास, मतलब समूल विनाश हो जाएगा। 300 से 700 मीटर के दायरे में जितनी भी इमारतें होंगी वो मिट्टी में मिल जाएंगी। सिर्फ तबाह हो चुकी इमारतों के अवशेष नजर आएंगे। 700 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतों को जबरदस्त नुकसान होगा। यहाँ मौजूद सभी ढांचे खंडहर में बदल जाएंगे। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आएगी। 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे, दरवाजे उखड़ जाएंगे। अमेरिका यहीं पर नहीं रुकने वाला है। अमेरिका की वायुसेना ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगी। ईरानी शहरों को जोड़ने वाली सभी मुख्य सड़कें बर्बाद कर दी जाएंगी। ब्रिज बमबारी में नष्ट कर दिए जाएंगे। पावर स्टेशन से लेकर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया जाएगा, जिससे ईरान में बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाएगी। हवाई अड्डे और बंदरगाहों को अमेरिकी सेना नष्ट कर देगी, जिससे पूरी दुनिया से उसका कनेक्शन कट जाएगा। इसके अलावा डिजिटल नेटवर्क, सैटेलाइट कनेक्शन से जुड़े सभी उपकरणों को भी अमेरिका तबाह कर देगा। रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा से लौटने के लिए पुराने एयरफोर्स 1 विमान का इस्तेमाल किया, जबकि नया एयरफोर्स 1 विमान अंकारा में मौजूद था और इसी नए विमान में बैठकर ट्रंप अंकारा पहुंचे भी थे। ये विमान अमेरिका को कतर के शाही परिवार से उपहार में मिला था, जो हाल ही में अमेरिका पहुंचा था। अमेरिका पहुंचने के बाद इसे बहुत जल्दबाजी में ट्रंप के लिए तैयार किया गया, इसीलिए आधुनिक सुरक्षा से जुड़े सभी उपकरण नहीं लग पाए जो दशकों पुराने एयरफोर्स 1 में मौजूद हैं। यही वजह है कि इस विमान का सुरक्षा कवच सभी हमलों को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप अंकारा से उस वक्त निकलने वाले थे जब अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा था और ईरान अमेरिकी बेस को दहला रहा था। ईरान से तुर्की की राजधानी अंकारा की दूरी 1600 किलोमीटर है। ऐसे में शहर ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि ईरान ट्रंप के विमान पर हमला कर सकता है और यही वजह है कि उन्होंने आखिरी वक्त में अपने विमान को बदलने का फैसला किया। ट्रंप अपने पुराने एयरफोर्स 1 विमान में अंकारा से उड़े। इस विमान को पहले ब्रिटेन के मिल्डन हॉल एयरबेस पर उतारा गया, जहां ट्रंप का नया एयरफोर्स 1 पहले से ही मौजूद था। यहाँ से अमेरिकी राष्ट्रपति नए विमान में सवार हुए और इसके जरिए वापस वॉशिंगटन लौटे। ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी बमबारी के बाद अब पार्चिन और पिकेक्स माउंटेन में फिर हलचल दिखाई दे रही है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके परमाणु ठिकानों का निरीक्षण किसी को नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेहरान वार्ता के साथ साथ अपना परमाणु कार्यक्रम भी आगे वो बढ़ा रहा है, और अगर अमेरिकी सैटेलाइट 24 घंटे नजर रख रही हैं तो फिर ये गतिविधियां कैसे हो रही हैं? देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आइए अब आपको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हलचल दिखाई दी है। सबसे पहले पार्चिन का तालेकान 2 परिसर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि यहाँ मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। बंकर बस्टर बमों से हुए गड्ढों को ढकने की कोशिश हो रही है। यहाँ तेजी से चल रहे निर्माण कार्य के साफ साफ संकेत दिख रहे हैं। अब देखिए पार्चिन की ये क्लोज सैटेलाइट तस्वीरें। ये कंक्रीट मिक्सचर और दूसरी मशीनें दिखाई दे रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इनका इस्तेमाल बमबारी से हुए नुकसान की मरम्मत और गड्ढों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए किया जा सकता है। और अब पिकेक्स माउंटेन, ये ईरान का सबसे संवेदनशील भूमिगत परमाणु परिसर माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में सुरंगों के प्रवेश द्वार पर वाहनों की आवाजाही दर्ज हुई है। ये गतिविधियां अब ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या इस परिसर के भीतर फिर से काम शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ तेहरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ठिकानों का निरीक्षण किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को नहीं करने दिया जाएगा। यानी इन ठिकानों तक बाहरी दुनिया की पहुंच पूरी तरह बंद कर दी गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव
2231 अब अपनी कानूनी वैधता खो चुका है। ये वो प्रस्ताव था जो ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए मजबूर करता था। जब कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गर्व से दावा किया था कि अमेरिकी सैटेलाइट्स 24 घंटे ईरान के हर परमाणु और सैन्य ठिकाने पर पैनी नजर रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिकी सैटेलाइट लगातार निगरानी कर रही थी तो फिर ये गतिविधियां कैसे होती रहीं? ईरान ने अमेरिका के सैटेलाइट को धोखा देने के लिए मैश स्क्रीन यानी एक जालीदार कवच का इस्तेमाल किया। हर गतिविधि बहुत सावधानी से इस मैश स्क्रीन के नीचे या सुरंगों के अंदर ही की गई और सैटेलाइट सुरंगों के अंदर नहीं देख पाए। सैटेलाइट में भारी मशीनरी की जगह सीमित संख्या में वाहनों की आवाजाही दिखाई दी ताकि गतिविधियां ज्यादा ध्यान न खींचे। हमले के बाद बने गड्ढों को तेजी से भरने और मरम्मत का काम करने के लिए खास तरह के पहले से तैयार कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया जो बहुत तेजी से पक्का हो जाता है। पिकेक्स माउंटेन जैसे पहाड़ी इलाकों में बने भूमिगत परिसर स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त सुरक्षा और आड़ देते हैं। ईरान ने सुरंगों के प्रवेश द्वारों पर बहुत कम और बहुत सावधानी से काम किया जिससे सैटेलाइट को ज्यादा सबूत न मिले। यहाँ अमेरिकी सैटेलाइट्स सिर्फ सुरंग के मुहाने पर गाड़ियों का आना जाना देख सकते हैं, लेकिन पहाड़ के सीने को चीरकर अंदर क्या परमाणु खेल चल रहा है इसका कोई भी विजुअल डेटा अमेरिका हासिल नहीं कर पाता। एक तरफ युद्ध की खुली धमकी तो दूसरी तरफ कूटनीति का चक्रव्यूह और आर्थिक प्रतिबंधों की घेराबंदी। आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या कूटनीति के बहाने ईरान को घुटनों पर लाने का ये दांव सही साबित होगा या फिर कूटनीति के इस खतरनाक खेल में सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये दांव उल्टा पड़ा तो चिंगारी सिर्फ तेहरान तक नहीं रहेगी बल्कि संपूर्ण अरब को बैलिस्टिक अग्नि की लपटों में झोंक देगी। कूटनीति की आड़ में खेला जा रहा ये खेल क्या अरब जगत को बैलिस्टिक मिसाइलों के शमशान में बदल देगा? इस रिपोर्ट में देखिए। क्योंकि अमेरिका ने एमओयू पर साइन होते ही एक झटके में ईरान पर लगे 47 साल पुराने ऐतिहासिक प्रतिबंधों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन जैसे ही हालात बदले फिर अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ईरान का तेल बिक्री लाइसेंस रद्द करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी ट्रेजरी महकमे के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC ने ईरानी फाइनेंसर अली अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अली अंसारी को ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का प्रमुख फाइनेंसर बताया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक अली अंसारी संपत्तियों के एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क को संभालते हैं जिससे ईरान के नेता मुश्तबा खामेनी और ईरानी सरकार के कई प्रभावशाली लोगों को फायदा होता है। अनुमान के मुताबिक करीब $138 मिलियन की संपत्ति होने का अनुमान है। ये नेटवर्क तेहरान से लेकर दुबई, फ्रैंकफर्ट और लंदन तक फैला है और इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में ईरान के फाइनेंशियल फैसिलिटेटर अली अंसारी हैं। अमेरिका का आरोप है कि अली अंसारी मुश्तबा और IRGC के सबसे बड़े आर्थिक मददगार हैं। अली अंसारी पर ईरान के ईरानी धन को बड़े पैमाने पर हेरा फेरी करने, विदेशों में रियल एस्टेट और कमर्शियल संपत्तियों का नेटवर्क बनाने का आरोप है। अमेरिका से पहले भी ब्रिटेन अली अंसारी पर कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मोहम्मद दरबानी एंड पार्टनर्स, लवासानी एंड पार्टनर्स और मोहसिन खंदन एंड पार्टनर्स पर बैन लगाया है। ये तीनों एक्सचेंज हाउस ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क के मुख्य स्तंभ थे। एक्सचेंज हाउस के अलावा पैसे के लेन देन को छिपाने वाली फर्जी कंपनियों पर भी बैन लगाया गया है। ईरान के केंद्रीय बैंक पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली जैसे स्विफ्ट से बाहर है। प्रतिबंध लगने से ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से डॉलर और बाकी करेंसी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। जब देश में विदेशी मुद्रा की भारी किल्लत होगी तो ईरानी मुद्रा की कीमत और ज्यादा गिरेगी, जिससे देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। अली अंसारी का नेटवर्क अहम रूप से ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC के लिए काम कर रहा था। हेरा फेरी करके जो अरबों डॉलर यूरोप, UK और UAE के रियल एस्टेट में निवेश किए गए थे वो अब फ्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रभावशाली वर्ग और सेना के पास नकदी की भारी कमी हो जाएगी। ये प्रतिबंध ईरान के किसी एक शिपमेंट या तेल के सौदे पर नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी पर हमला है जिसके जरिए ईरान पैसे ट्रांसफर करता था। ये एक्सचेंज हाउस हर साल अरबों डॉलर का हेर फेर कर ईरान के प्रतिबंधित बैंकों का पैसा छिपाकर विदेशों में भेजते थे।
इनके ब्लॉक होने से ईरान का वो गुप्त रास्ता बंद हो गया है जिससे वो दुनिया की नजरों से बचकर व्यापार करता था। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहम्मद बाकिर जुल्गद्र ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। इजरायल को इस जवाबी कार्रवाई में बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ IRGC के कई अधिकारी ईरानी रेलवे ब्रिज पर हमलों के जवाब में हाइफा पर हमले की वकालत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका तेहरान के खिलाफ इजरायल की मदद मांगेगा तो इजरायल अमेरिका का साथ जरूर देगा। अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल ईरान पर दोबारा हमले करेगा। रूस के तेल ठिकानों पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। जेलेंस्की के ड्रोन्स ने रूस की तेल रिफाइनरी और पुतिन के शैडो फ्लीट के जहाजों को आग के हवाले कर दिया है। मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक धुआं ही धुआं है, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। हालात ऐसे हैं, पुतिन अपनी सुरक्षा परिषद के साथ आपात बैठक करने को मजबूर हो गए हैं जिससे हमले रोकने का प्लान बनाया जा सके। जेलेंस्की रूस की तेल अर्थव्यवस्था को तबाह कर जीत का मार्ग तैयार करने की कोशिश में है, तो रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की राजधानी को राख बनाने का प्रण ले लिया है। और बीती रात रूस ने एक बार फिर कीव पर हमला किया। दावा है कि महज 20 मिनट में पुतिन ने कीव पर 12 मिसाइलें दागी। रूसी हमलों से कीव में कितनी तबाही मची, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस ने महज 20 मिनट में यूक्रेन पर 12 मिसाइलें दागी। इसमें 6 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, 4 KH-59 क्रूज मिसाइल और 2 KH-31 क्रूज मिसाइल शामिल थी। यूक्रेन अब रूस की अहम हथियार फैक्ट्री तक पहुंचने और हमला करने की तैयारी में है। दावा है कि जेलेंस्की के अगले निशाने पर रूस के सबसे आधुनिक स्टिल्थ फाइटर सुखोई 57 का कारखाना है। पुतिन ने इस इकलौते प्लांट को किले में बदलना शुरू कर दिया है। इस फैक्ट्री पर खतरा रूस के लिए इतना बड़ा क्यों है, इस रिपोर्ट में समझिए। इस फैक्ट्री का नाम है कॉम्सोमोल्स्क ऑन अमूर एविएशन प्लांट। यूक्रेन के हमले की आशंका को देखते हुए रूस ने इस पूरे परिसर की सुरक्षा दीवार बहुत मजबूत कर दी है। सबसे अहम बात यह है कि पूरे रूस में Su-57 की फाइनल असेंबली करने वाली सिर्फ एक ही मुख्य फैक्ट्री है। यही Su-57 के साथ साथ Su-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों का भी निर्माण होता है। रूस के 103 अलग अलग कारखानों से Su-57 और Su-35 के कल पुर्जे यहां पहुंचते हैं, लेकिन पूरा लड़ाकू विमान तैयार करने का काम इसी एविएशन प्लांट में होता है।